Friends, today's NRI Samai program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free, and today's show is pre-recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nrisamai@gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. एनआरआई समय में सभी सुनने वालों का स्वागत है। हाँ जी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, राजस्थान जो एक रेगिस्तान है, वहाँ कड़क धूप है, पानी की बहुत कमी है। तो इस तरह के हालात में किसान अगर खेती करे तो कैसे कर सकता है? किन 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 चीजों की खेती कर सकता है? और अगर इन हालातों में ये ऊंट, जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, अगर वो भी डूबती जाए, यानी कि उसकी संख्या भी कम होती जा रही है पिछले कुछ 10-20 सालों में अगर देखा जाए, तो ऐसे हालात में कैसे किसान वहाँ पे कुछ खेती कर पाएगा? तो इन सब चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ है आज बनवरलाल जी, जो कि किसान है और ऊंट की रखवाली करते हैं, उसकी देखभाली करते हैं। और ये सिंधारी जिले से है, बाड़मेर राजस्थान में। एक उनका छोटा सा गांव है सरेली की धानी। तो वहां से अब बोल रहे हैं बनवरलाल जी। तो बनवरलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। जी, आपने मुझे पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो आप बताइए, पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। तो आप वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, मेरा जो गांव है वहाँ हमारी किसानों की कृषि भूमि हुई है। अच्छा। रेगिस्तानी बाड़मेर जो अपना वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है और डेजर्ट ऑफ थार का उसमें लगभग 10-12 डिस्ट्रिक्ट आ रही है राजस्थान के, विशेष तौर से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर। अच्छा। तो इन जिलों में कृषि और पशुपालन सदियों से ही किसानों का, यहाँ के रहवासियों का सदियों से यही मतलब व्यवसाय रहा है। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत सदियों से यही रहा है कि कृषि और पशुपालन। विशेष रूप से यहाँ मोस्टली अगर उसका पुराना जो इतिहास देखा जाए तो यहाँ लगभग हर 3 साल में एक बार भीषण अकाल रहा है। अच्छा। हर 3 साल में एक बार यहाँ भीषण अकाल की चपेट में रहा है, जब बारिश है वो मतलब सामान्य से बहुत कम रही है। तो इस क्षेत्र में इस तरीके के कोई सैकड़ों अकाल देखे हैं, और उस अकाल के बावजूद भी, बारिश की कमी के बावजूद भी यहाँ के किसानों की जो जीवटता है, यहाँ के किसानों की मतलब विषम परिस्थितियों में सरवाइव रहने की जो उनकी जीवटता है, वो एक आदर्श है, पूरे हिंदुस्तान के लिए आदर्श है। और इस कठिन परिस्थितियों में भी वो लोग यहाँ कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते रहे, हताश नहीं हो रहे हैं जीवन से। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज बताइएगा, वहाँ पे अभी आपने कहा भयंकर गर्मियों से वहाँ पे ड्रॉट भी होता है, तो किस तरह की आप खेती करते हैं, क्या उगाते हैं वहाँ पे इन जमीनों पर? जो यहाँ की पारिस्थितिकी की जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसके अनुरूप की जो फसलें हैं, जो मरुस्थल के लिए मरुस्थल में जो सरवाइव रह सकती है, उस तरीके की फसलें यहाँ हम लोग लगाते हैं। विशेष रूप से बाजरा, जो भीषण भूमि को भी सहन कर लेता है और कम पानी में भी अपना उत्पादन देने में वो मतलब उत्पादन लिया जा सकता है। बाजरा और एक मोठ करके जो हमारी दलहनी फसल है, मोठ, उसका उत्पादन यहाँ आमतौर पे होता है। अच्छा, तो अब बाजरा तो मेरे ख्याल से आजकल लोग इतना ज्यादा खाते नहीं है, मतलब आप शहरों की अगर बात करें तो, क्योंकि अपने पूर्वज जो हैं उसके समय में ये सारे चीज
अपने रोज के खाने में हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल तो बाजरा इतना मिलेट्स जो जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, इनको इतना लोकप्रिय नहीं रहा है। हाँ शहरों में लोकप्रिय नहीं रहा है जी। सर, इसमें भी ये कारण है। हाँ हम लोग जानते हैं इसकी पौष्टिकता है जी, मतलब ये एक पौष्टिक आहार है। बाजरे की पौष्टिकता को अपन कम नहीं आंक सकते हैं। इसकी पौष्टिकता है, लेकिन आज के जमाने में शहरों के लोग बाजरे का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे जो उत्पादन है उसकी मार्केट रेट भी डाउन रहती है। जबकि हम किसान हैं वो इस बाजरे का ही उपयोग लेते हैं। मतलब इसकी जो हर तरीके से जांच में ये पाया गया है कि इसकी कैलोरीज भी खूब है, इसका पोषण के लिए पूरे जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, पोषण में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो बाजरे में मिलते हैं। लेकिन लोग इसको अभी तक शायद जागरूकता नहीं है, या इसको परंपरावादी खाना बता के मतलब लोग इसका इस्तेमाल कम करने लग गए हैं। जी यहाँ के जो हमारे मरुस्थल क्षेत्र के लोग है, किसान है, मजदूर है, उनका आहार विशेष तौर से बाजरा ही है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम में बाजरे का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मार्केट में क्या दाम मिलता है इसका, बाजरे का? मार्केट में बाजरे का भाव फिलहाल है जो 1300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। अच्छा, तो 1300 रुपये में आप जितना खर्चा करते हैं वो सब खर्चा निकल जाता है? अब मैं मतलब इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे मरुस्थल की कृषि है, रेगिस्तान की जो कृषि है, वो आज के समय में एक मतलब घाटे का सौदा बन गई है। अच्छा। अगर इसकी लोगों का जो उसकी श्रम मतलब जो व्यय होता है वो आंका जाए, उस पे जो खर्चा हो रहा है, इनपुट जो उस पे एक्सपेंसेस हो रही है उनको देखा जाए, तो ये सारा खर्चा है उल्टा लॉस में जाएगा। इतना उत्पादन बाजरा मतलब कोई भी कृषि उत्पादन या मरुस्थल का नहीं दे पाएगा कि वो किसान को प्रॉफिट दे सके। अब ये मतलब इसके साथ पशुपालन होता है, तो उसमें ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक, पशुपालन और कृषि यहाँ मरुस्थल में तो आवश्यक है, दोनों का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। तो जब बाद मतलब कृषि उत्पादन कम होता है, उससे बेनिफिट कम होता है, तो उसकी एवज में जब कृषि उत्पादन से जो चारा मिल जाता है, कैटल फीड जो चारा होता है वो मिल जाता है, तो उसका पशुओं के लिए साथ इस्तेमाल करके पशुओं को खिला के जो एवरेज बनता है उससे वो लोग अपनी जीविका को चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ऐसा देखने को मिला। प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मतलब कृषि उत्पादन है वो, या क्यों इनपुट खर्चे बहुत ज्यादा है और सिंचाई का कोई सोर्सेज नहीं है। अब बारिश के पे डिपेंड है, हमारी क्षेत्र पूरा बारिश पे ही कृषि है, वो वर्षा आधारित है। तो बारिश अच्छी होती है तो उत्पादन होता है, जब बारिश नहीं होती है या बारिश में अनियमितताएं होती है, एक बरसात से दूसरी बरसात के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो यहाँ फसल सर्वाइव नहीं रह पाती है। जी, तो अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे किसान रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कुछ करते हैं ताकि हम पानी का सही इस्तेमाल कर सकें? जरूरत है बहुत, मतलब आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुई है, तो इन किसानों को भी उन टेक्नोलॉजीज का फायदा दिलाया जाना चाहिए। हमारे मरुस्थल के किसानों को बहुत आवश्यकता है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इस दिशा में ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई किसानों को जागरूक कर रहा है, ना कोई किसानों का इस दिशा में कोई सहयोग कर रहा है। वैसे हमारा परंपरा से, क्योंकि हम जो किसान, जो मरुस्थल के किसान है, रेगिस्तान के किसान है, वो पानी की जो कीमत जानते हैं। शायद संसार में पानी की इतनी ज्यादा कीमत के बारे में कोई जागरूक नहीं होगा, क्योंकि हम परंपरा से, हमारी जो परंपरा है तब से हमारे जीवन के साथ पानी जुड़ा हुआ है, और उस पानी की जो अहमियतता को हम भली भांति जानते हैं। तो उस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने परंपरा से वाटर हार्वेस्टिंग की मतलब हमने स्ट्रक्चर बनाई है, और हम बरसात के पानी पे ही
हमारा वर्ष भर का जो पानी का पीने का कंजप्शन सारा है वो बारिश के पानी पे निर्भर है। तो हम परंपरा से इस पानी को स्टोर करने की या इस पानी की अहमियतता, उसका कम वेस्टेज कम करना, उस पानी को कम उपयोग करते हुए अधिक काम में लेना, इस प्रकार की हमारी परंपराओं से जो तकनीकियां हैं उसका ही इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जो फिलहाल वर्तमान में जो नई आविष्कारित हुई है तकनीकियां, उस तकनीक से अभी तक इन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो गवर्नमेंट के तरफ से भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है इन चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से है, कुछ योजनाएं जरूर है गवर्नमेंट की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से ही चल रही है। अभी जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसके माध्यम से ही चल रही है। तो जो योजनाएं बनी है उसका इम्प्लीमेंट है वो ढंग से लागू नहीं हो रहा है, उसमें जन सहभागिता को शामिल नहीं किया गया है। हम लोगों का भी सजेशन ले के भाई अपने को इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है ताकि जो गवर्नमेंट का बजट खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग हो पाए। वो जो बंद रूम में, बंद कमरे में एसी में बैठ के जो योजनाएं बनाते हैं शायद उसका धरातल पे कोई उपयोगिता नहीं होती है। बनाते हैं उससे कुछ स्ट्रक्चर भी बनते हैं लेकिन उसकी ना तो कोई देख रेख है ना वो, क्योंकि उनका शुरू से ही है जो बनाया जाना और शुरू से ही लेके जो प्रोसेस है वो इसके उपयोगी नहीं हो रहा है। यहाँ की लोगों का कोई सजेशन सुझाव उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से जो सरकार की कुछ प्रोजेक्ट चल रही है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग नरेगा के माध्यम से भी उनकी प्लान है गवर्नमेंट की, लेकिन वो उस हिसाब से उसका हो रहा है कि यहाँ कोई लोगों को उससे कोई मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा। और अगर हम ऊंट के बारे में बात करें तो पिछले मतलब सुनने को आया है कि अभी ऊंट की संख्या बहुत कम होती जा रही है पिछले 20-30 सालों में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं है। आप जो लाइव स्टॉक सेंसस है गवर्नमेंट का, सरकार ही उसका आयोजन करती है, पशुपालन पशुगणना हर 4 साल में शायद ये पशुगणना होती रही है। तो उसके आंकड़े को उठा के आप देख लीजिए, उसमें जो पिछले 20 वर्ष से ऊंटों का जो जिस तीव्रता से इसकी जो संख्या घट रही है, जिस तीव्रता से इसकी संख्या मतलब घटती रही है, वो देखा जाए तो शायद एक हैरानी करने वाला मतलब ये आंकड़ा है, हैरान करने वाला आंकड़ा है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पर्यावरणविद है, जो बायो डाइवर्सिटी पर कुछ करने की जो इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको जरूर मजबूर कर रहा है कि ये अगर इस तीव्रता से ये ऊंटों की संख्या घटती गई तो आने वाले कुछ वर्षों में, मैं संसार की नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उससे ऊंट बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं इन संख्याओं के बारे में? हमारे सुनने वालों को कुछ अंदाजा मिले कि मतलब 20 साल पहले कितना संख्या थी, अब कितना है, अभी कितना है? मैं एक अनुपात के आधार पर कह सकता हूँ कि मैं मेरे गांव की बात करूँ। हाँ जी। मैं एक उसके आधार पे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब यहाँ इतना डिक्लाइन हुआ है, यहाँ इस तीव्रता से घटा है, तो एवरेज जो डिक्लाइन जो इसकी जो कमी हुई है वो एवरेज अपन अंदाजा निकाल सकते हैं। तो जब आज से साल पहले मैं शुरू से ही कृषि से जुड़ा हूँ, मेरा परिवार है वो कृषि पे जीवन यापन है, मेरा परिवार नहीं मेरे पुरखों का ही ये व्यवसाय रहा है, ऊंट पालन और भेड़ बकरी पालन। तो आज से लगभग 20 साल पूर्व मेरे गांव में लगभग 1500 से 1800 ऊंट थे। हर परिवार के पास 15, 20, 10, 15 से कम किसी के पास ऊंट नहीं थी। लेकिन आज उसको देखा जाए तो वहाँ 85% है, वो 85% उसकी संख्या घट गई है। अब किसी ज्यादातर परिवार के पास तो कोई ऊंट है ही नहीं, यदि किसी के पास है तो 1-2 ऊंट की संख्या होगी, या अगर कोई रख रहा है तो उसको एक नाम मात्र का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उनकी केयर, उनकी देखभाल उन लोगों ने बंद कर दिया और
वजह से ये तीव्रता से घटते जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब अचानक से ही ऊंट की संख्या कम होती जा रही है, कुछ तो बदलाव हुआ होगा, मतलब 20-30 सालों से, जो अभी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी सर, इसके पीछे कई सर जी बताइए। इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी है। हाँ। एक जो अभी मशीनीकरण हुआ है कृषि में, हाँ, खेती में जो मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है, तो उसकी वजह से आज से पहले हम किसान लोगों का कृषि है वो जो कल्टीवेशन होता था, हल चलाने का काम, फसल को ढोने का काम, फसल को गाड़ने और उससे प्रोडक्शन को लेने का काम, वो सारा ऊँटों के माध्यम से होता था जी। और अब इन दिनों में कृषि में ट्रैक्टर का जो इस्तेमाल होने लगा है, तो उसकी वजह से लोगों ने इसकी थोड़ी उपयोगिता उनकी कम होती देखकर उन लोगों ने इसकी केयर छोड़ दी है। तो उसकी वजह से भी ये कम हुआ है। दूसरा कारण ये है कि ये एक मरुस्थल में ऊंट जैविक विविधता का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ। और ये बहुत सेंसिटिव है, ये पर्यावरण के और प्रकृति के प्रति बहुत सेंसिटिव पशु है, बहुत संवेदनशील पशु है। जब इसको प्रकृति में और इस हमारी पारिस्थितिकी में उसके अनुकूल जब वातावरण नहीं रहा, उसके प्रतिकूल वातावरण बनता गया, तो इसकी संख्या स्वतः ही घट गई है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो पर्यावरण में जो अंतर आया है, जिससे इसकी मतलब एक तो जगह जगह पानी और कीचड़ की जगह बन गई है, कई जगह ऐसी वनस्पति उपज गई है, तैयार हो गई है जो इसकी प्रतिकूल है। तो वो चीजें इसको मतलब धीरे धीरे कम करती रही है। पर्यावरण में जो जितना मतलब एक फेरबदल हुआ है, जो पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है, उस ह्रास की वजह से ऊँटों की संख्या है वो यहाँ कम होती गई है। क्योंकि वो उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सरवाइव रखने में मतलब अभी वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, इसलिए वो इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को जिंदा नहीं रख पा रहा है। जी। तो इस बात को क्या गवर्नमेंट ने इस बात को माना है कि ऐसा कुछ हालात हैं अभी और इसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है अभी? सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई शायद मुझे लगता है कि उन्होंने इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं है। अच्छा, सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। सिर्फ एक ये काम किया उन्होंने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास कर रही है, एक नया कोई कानून बन रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें इसकी जो पशु जो ऊँट है उसको मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रवर्जन होता था, उसका जो माइग्रेशन होता था, उस पे रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये माइग्रेशन उनका ये विचार है, सरकार का ये मानना है कि ऊँटों की जो संख्या कम हुई है उसके पीछे माइग्रेशन सबसे बड़ा कारण है। उस माइग्रेशन में हो सकता है वो यहाँ राजस्थान से निकल के गल्फ कंट्री और फॉरेन में शर्टरिंग जिसको कत्ल खानों में भी गई हो, या किसी अन्य उपयोग में इनका उपयोग हुआ हो, इस कारण से यहाँ राजस्थान से जो इनका जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ के ऊँटों की संख्या कम हुई है। तो सरकार में इस दिशा में एक प्रयास करते हुए इस जो ऊँटों के माइग्रेशन का, ऊँटों के राजस्थान स्टेट से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, ताकि कि वो यहाँ इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इस दिशा में ये एक कानून जरूर पारित किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि जब ये बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ अपन मजबूर कर देंगे किसानों को कि भाई आप इनको राजस्थान से बाहर नहीं भेज सकते हो, लेकिन ये अपन ने नहीं करेंगे कि भाई इन ऊँटों के से मतलब पशुपालन को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पशुपालक है वो के लिए ये उपयोगी है कि नहीं है, इन चीजों पे विचार किए बिना सिर्फ
ऊँटों के माइग्रेशन पर पाबंदी लगाना मुझे नहीं लगता है कि ऊँटों की संख्या को बढ़ा पाने में कामयाब होगा, क्योंकि जब तक ऊँट पालक है, पशुपालक खुद उसकी केयर नहीं करेगा, उसकी देखभाल नहीं करेगा, जब तक वो उसके लिए उपयोगी नहीं होगा, तब तक शायद गवर्नमेंट तो उस पशुपालन करने में शायद पशुपालक को कोई सहयोग नहीं देगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसकी संख्या है वो बढ़ पाएगी या इसका भली भांति से किसान है वो केयर या देखभाल कर पाएगा। अच्छा, तो सुनने को ये भी आया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ऊंट को क्या कहते हैं उसे एनिमल स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। इससे कोई आपको लगता है कि कुछ बदलाव आ पाएगा? जी सर, सिर्फ एक नाम किसी का देने से कि भाई आप स्टेट एनिमल है, ये हमारा ऊँट है, वो स्टेट एनिमल बना दिया गया है। हाँ, इससे वो ऊँट तो समझता नहीं है कि मुझे स्टेट एनिमल बना दिया है, अब मैं मेरी संख्या को बढ़ाऊं या ये करूं, वो तो उसके हाथ में है नहीं। जी, स्टेट एनिमल घोषित किया है यदि सरकार ने, तो उस दिशा में उनको प्रयास भी करना चाहिए। जब स्टेट एनिमल है तो ये चीज देखी जानी चाहिए कि हमारा स्टेट एनिमल है, हमने इसको तवज्जो दी है, हमने इन्हें रेस्पेक्ट दिया है कि भाई इसको एक प्रमुख स्थान दिया है स्टेट एनिमल का, तो इस स्टेट एनिमल को उससे तो अपने सरकार की ज्यादा जवाबदारी बढ़ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा ज्यादा बढ़ती है। जब स्टेट एनिमल घोषित होने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं रह पाता है, उस पे वो अपनी मतलब जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, तो ये सरकार के लिए उल्टा उसकी जवाबदारी से हटने जैसा काम होगा। क्योंकि जब स्टेट एनिमल है तो उसको सरवाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए सरकार को पशुपालकों के साथ मिलकर के ऐसी कोई प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जिससे इसकी संख्या बढ़ाई जा सके या संख्या है वो जिंदा रखी जा सके। जी जी, तो ऐसा कोई प्रयास, हाँ बताइए। नहीं, ऐसा कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड में या कागजा में इसको स्टेट एनिमल घोषित कर दिया है। इस दिशा में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि ये स्टेट एनिमल होगा। ऊँट राजस्थान मतलब चीफ ऑफ मरुस्थलों का जहाज है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसने इंडो पाक वार जो हुआ था 1965 में, उसमें फौज के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके भारत पाकिस्तान के युद्ध में इसकी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास से राजस्थान में इसकी उपयोगिता रही है। इसने यहाँ की जो पॉपुलेशन को, यहाँ की जनता को सरवाइव रखने के पीछे ऊँट का योगदान रहा है। अन्यथा इस मरुस्थल में जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ यातायात का कोई साधन नहीं है, जहाँ रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई उपयोगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, वहाँ भी विषम परिस्थितियों ने, ऊँट ने जो योगदान यहाँ की जनता को दिया है, शायद ऐसा कोई भी पशु होगा जिसने यहाँ की पॉपुलेशन को, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने में जो इसका योगदान रहा है वो किसी और जानवर का या और पशु का नहीं रहा है। तो उस दिशा में सरकार जब तक प्रयास नहीं करेगी, उस दिशा में जब तक सरकार फंड नहीं देगी, बिना फंड के या बिना बजट के, बिना पैसे के कोई प्रोजेक्ट चलना नहीं है। जब तक प्रोजेक्ट नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, किसानों को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक सिर्फ बेईमानी की बातें होगी कि इसको ऊँट स्टेट एनिमल घोषित किया गया है या इसके राजस्थान से बाहर माइग्रेशन पर रोक लगाई। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हो। अच्छा, तो आप एक बात बताइएगा, आपने कहा कि अभी जो किसान खेती बाड़ी कर रहा है उसमें मशीनें आ गई हैं और पहले ऊँट को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते थे, अभी वहां पर भी बसें हो गई है, पक्के रोड बन गए हैं। तो ऐसे हालात में कोई भी अगर ऊँट की देखभाल करेगा तो किस लिए करेगा? तो मतलब कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं? वो तो हम सबको सोचना है। जो कुछ बुद्धिजीवी है, जो सक्षम है इस बात पे विचार करने के लिए, जिनको मतलब जानकारी है, जो साइंटिस्ट है या जो
सोशल मीडिया से जुड़े हुए है या जो सोशल सेक्टर है, एनजीओज है, उन लोगों को ही देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि किसान वो तो उनको कोई जागरूकता नहीं। जो ऊंट पालक है वो मैं कभी अगर मौका मिले आपको तो देखने को आपको लगेगा कि इनको संसार और इस टेक्नोलॉजी इसके बारे में इनको कोई पता नहीं है। वो इतने अजागरूक है, वहाँ शिक्षा का कोई प्रचार नहीं है, वहाँ उन लोगों के मतलब आज के जमाने के बारे में, आज की जो संचार क्रांति के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो वो तो कुछ विचार करने के लायक वो कर ही नहीं पाएंगे जब तक सरकार और हम लोग जो कम्युनिटी है जो सक्षम है इस दिशा में काम करने के, वो लोग जब तक ये ठान नहीं लेंगे, तो ये प्रयास नहीं करेंगे, उन लोगों को किसानों को जागरूक करने की दिशा में जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक मतलब ये परिणाम मिलने मुश्किल है। अच्छा, तो सुनने को आया है कि किसान जो ऊंट की जो खाल होती है या फिर ऊंट के जो बोन्स होते हैं उससे भी काफी कुछ किया जा सकता है। अगर उसको हम प्रोत्साहन दे, उसको हम अच्छा मार्केट तैयार किया जाए तो वो एक तरीका है जो ऊंट की देखभाल करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। क्या आप सही मानते हैं इस विषय को? जी सर, वही मैं बात करना चाह रहा था। जब आपने मुझे ये सवाल पूछा कि भाई जब तक ट्रांसपोर्ट में मशीनीकरण हुआ है, एग्रीकल्चर में मशीनीकरण हुआ है, जब इनकी मशीनों का लोग है वो किसान है वो इस्तेमाल करने लग गई है तो उनको इनकी ऊंट की है वो एक आवश्यकता खत्म होती दिख रही है। मतलब आपका कहने का ये इशारा ये था कि जब किसानों को इसकी आवश्यकता खत्म होने दिख रही है, उनको ये नहीं लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तब उन लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ा होगा और उन्होंने मशीनों का उपयोग करना शुरू किया होगा। जब ये चीजें मैं मानता हूँ कि ये होने से उन लोगों ने, किसानों ने, किसी ने इसका इस्तेमाल को कम किया है, उस कारण से इसकी जो देखभाल कम हुई है और इससे इसकी संख्या है वो घटती नजर आ रही है। तो वो हमें ये सही मोड़ पे आपने ये सवाल किया है कि वो चीज हमें देखनी है कि जब कृषि में इसकी उपयोगिता कम होती दिख रही है, ट्रांसपोर्टेशन में इसकी उपयोगिता कम होती दिख रही है, तो हम किसानों को ये मजबूर तो थोड़ा ही कर सकते हैं कि भाई आप ट्रांसपोर्ट में ऊंट कोई काम में लोगे, गाड़ी को या बस को आप काम में नहीं लोगे। या किसान को हम ये प्रेशर नहीं कर सकते कि भाई आप खेती का हल है वो ऊंट से चलाओगे, ट्रैक्टर से नहीं चलाओगे। ये चीज तो शायद संभव नहीं लगती है। तो हमें अब मजबूर होकर ये प्रयास करने पड़ेंगे कि जब ऊंट का खेती और ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग कम होता दिख रहा है तो हमें दूसरी दिशा की तरफ प्रयास करना होगा। उस दिशा की तरफ प्रयास करना होगा कि इससे कुछ अलावा, कृषि और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा से कुछ अपन हासिल करने की कोशिश करें ताकि वो लोगों की जीवन यापन का जरिया बने, ताकि यह लोगों की आवश्यकता का हिस्सा बने। जब तक ये आवश्यकता का हिस्सा नहीं होगा, इसकी मतलब आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तब तक सिर्फ किसान ये सोच के कि भाई ये बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है, जैविक विविधता तो है और इसको सर्वाइव रखना, इसको जिंदा रखना आवश्यक है, ये सोच के कोई किसान जो है वो ऊंटों का पालन नहीं करेगा। वो तब करेगा जब उसको ऊंट बेनिफिट देगा, उससे वो कृषि करेगा, उससे वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जब ये भी नहीं होगा तो उससे वो ऊन प्राप्त करेगा, उससे वो खाल प्राप्त करेगा, उससे वो हड्डियां ऊंट की होगी वो प्राप्त होगी और उससे कुछ मतलब सामान बनेगा, कुछ आइटम बनेंगे, उसकी बाजार में डिमांड होगी, उसको अच्छी कॉस्ट मिलेगी, तब वो उसके ऊँटनी के दूध की जो अभी मैंने सुना है और मैंने कुछ रिसर्च में, शायद ऐसी रिसर्च जो पब्लिकेशन है, बुक्स है, उसमें मैंने पढ़ा है कि अनुसंधान की किताबों में मैंने पढ़ा है कि जो ऊंट का दूध है वो बहुत ही पोषक है। उसमें ऐसे कई तत्व मौजूद है जो अन्य जानवरों के दूध में मौजूद नहीं है। इससे जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज, उसके उपचार के इसमें गुण मौजूद है। इसमें कुपोषण को खत्म करने के गुण मौजूद है। ये सारी चीजें इसमें होते हुए भी जब इस चीजों का इस्तेमाल करने की दिशा में कुछ प्रयास करेंगे और उससे
ऊँट पालक हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो हमें जरूर मजबूर होना पड़ेगा कि हम इनका केयर करें, इनकी देखभाल करें, ताकि इसकी जो अंश है, इससे जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो मिलता रहेगा और हमारी आजीविका का जब ये सोर्स बन जाएंगे तो वापस जब आज से 20 साल पहले थे उसी तरह इनकी प्रोग्रेस, इनकी संख्या है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब ये हमारा आजीविका का सोर्स होगा, हमारी जीवन यापन का हिस्सा बनेगा, तब हम मजबूर होकर इसका वो अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। जी जी, आपने एक अच्छी बात बताई, मैं भूल ही गया था इस विषय पे। ये जो ऊंट का दूध होता है, आपने कहा बहुत ही हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और क्या गवर्नमेंट ने इसमें कोई प्रयास किया है कि इसको बढ़ावा दे, ऊंट की दूध को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने की, या फिर ऐसा कुछ हुआ है? सरकार की तरफ से ये जरूर हुआ है, जो हमारा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है दिल्ली का, उसका एक संस्थान राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान नाम से। वो सरकार की एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी लीडरशिप में जो चल रहा है ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो उस ये चीज जाहिर हुई है कि इसके दूध में वो पौष्टिकता है, वो इसमें मतलब एक लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वो जो क्षमता है जानवरों के दूध में नहीं, ये सुना है मैंने उस अनुसंधान में ऐसा अनुसंधान हुआ है। जबकि हुआ है वो सिर्फ वहाँ उस सेंटर में ही हुआ, जागरूकता ना सरकार की तरफ से लोगों को दी गई है और ना पशुपालकों को बात से अवगत करवाया गया है। अनुसंधान की तरफ से पशुपालकों को भी इस बात से अवगत नहीं करवाया गया है कि आपके ऊंट का जो दूध है वो इस्तेमाल के लायक है और उस दूध में इतनी पौष्टिकता है, उस दूध की इतनी अहमियतता है। ये आज तक पशुपालकों को, जब मैं जागरूक हूँ, मैं खुद समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने उन चीजों को देखा है, मैंने कहीं से जानकारी हासिल की है, तब मुझे पता चला है कि इसकी ऊंट के दूध की इतनी उपयोगिता है, इसकी इतनी पोषकता है, वो सारी चीजें मैंने देखी है। लेकिन जो मेरे पशुपालक भाई है जिनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है, सरकार ने उनको कभी ना तो पार्टिसिपेट किया है वहाँ संस्थान में कि भाई आप ऊंट पालक हो और आपके ऊंट के दूध में इतने पोषक तत्व मौजूद है, इसके दूध से इस्तेमाल से इस प्रकार की बीमारियां हैं वो खत्म हो रही है, इसके दूध के इस्तेमाल से लोगों में जो जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें ऊंट पालक नॉलेज में से आज तक ना तो उस केंद्र में जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है उसने दी है और ना सरकार की ओर से इस दिशा में पब्लिक को और ना ऊंट पालकों को इस बारे में जागरूक किया गया है। अच्छा, तो बनवारीलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त बिताने के लिए और इतने सारे चीजों के बारे में आपने बताया हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपने किन चीजों के बारे में जिक्र किया है सरकार भी आपकी बात सुनेगी और कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगी। जी, मैं एक अंत में ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो सरकार रिसर्च कर रही है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान के माध्यम से कुछ अनुसंधान हो रही है, तो इन अनुसंधानों में इन अनुसंधानों के बारे में हमारे पशुपालक भाइयों को भी शामिल किया जाए, उनको भी नॉलेज में दिया जाए कि भाई ये चीजें कर रही है। हमारे बिना नॉलेज में जब ऊंट तो हम रखते हैं, हमें पता है कि इनमें क्या बीमारियां होती है, हमें पता है कि इनको कौन सी जो पारिस्थितिकी जो तंत्र के गड़बड़ाए जाने के कारण इनको कौन सी दिक्कत आ रही है इन ऊँटों को, तो वो चीज को भी वो लोग है जो हम इस दिशा में भागीदार बनाए। हमने एक राजस्थान ऊंट पालक संगठन नाम से एक संगठन का जो इजाद किया है, एक संगठन को ऑर्गेनाइज किया है मेरे नेतृत्व में। तो वो चीज हमारे भी नॉलेज में दी जानी चाहिए, हमें भी पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, हमें भी पूछा जाना चाहिए कि आपका क्या सुझाव है इस दिशा में।
अपन सब मिलके क्या कर सकते हैं, ऊँटों की जो संख्या बढ़ रही है, घट रही है, उसको अपन किस तरीके से बड़ा पाने में सक्षम होंगे, तो इस दिशा में हमें भी पूछा जाना चाहिए। और यदि शायद अपन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करेंगे, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय भाग की जैविक विविधता है वो इतनी गड़बड़ा जाएगी आने वाले कुछ समय में। क्योंकि इसके पीछे ऊँट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जैविक विविधता को भी बनाए रखने में इसकी भागीदारी जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे पेड़ है जो आज ऊँट खत्म हो रहा है तो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उस पौधों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ मरुस्थलीय जो पौधे हैं जो यहाँ की प्रकृति में सर्वाइव रहते थे उनकी संख्या घट रही है, वो पौधों की प्रजाति लुप्त हो रही है। आज एक इजरायली बबूल करके एक यहाँ ऐसा एक पेड़ पनपा है, वो गवर्नमेंट ने पहले जमाने में जब यहाँ जो ग्रीनरी था ही नहीं, मतलब हरियाली बहुत कम थी, तब उस अकाल के कारण यहाँ मतलब पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, तो उस समय में सरकार ने इजराइल से लाके एक ऐसे बबूल को यहाँ पनपाया था ताकि यहाँ के जो रेगिस्तानी वृक्ष विहीन क्षेत्र है उसकी हरियाली को बढ़ाया जाए। लेकिन वह आज इतना तीव्रता से बढ़ा है कि यहाँ की जो लोकल प्रजातियां थी, जो लोकल पेड़ पौधे वनस्पतियां थी, वो उसके नीचे दब गई है और उसको वो खत्म करता जा रहा है। और जब ऊँट होता था ज्यादा संख्या में, तो ऊँट उस प्रजाति के पेड़ों का ही मतलब अपने खान पान में उपयोग करता था, जिसके कारण से वो इतनी ज्यादा संख्या में नहीं बढ़ रहे थे। जब ऊँट खत्म हुआ, ऊँट की संख्या कम हुई, तो वे पेड़ पौधे इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसने कृषि भूमि को भी अनउपजाऊ बना दिया, और जो वनस्पति थी रेगिस्तान की, उसकी जो वनस्पति पे भी, उसके अस्तित्व पे भी खतरा आज पैदा होने जा रहा है। तो इसमें सरकार और हम सब मिलकर, और जो हमारी कम्युनिटी है, जो बुद्धिजीवी लोग है, जो विचार करने में सक्षम है, जो विचार करने के लिए लालायित है, उन लोगों को हमारे साथ मिलकर हम और भी आप आपस में मिलकर इसमें कुछ सहयोग करें, तो शायद मुझे लगता है कि अपन इस प्रजाति को भी सरवाइव रख पाएंगे, और जो जैविक विविधता खत्म हो रही है मरुस्थलीय क्षेत्र की, थार डेजर्ट की, उसको भी अपन कायम रखने में कामयाब हो सकेंगे। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। आई थिंक जब तक आप जो इतने सालों से आपकी जो तजुर्बा है, आपकी जो नॉलेज है, अगर इसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं किया तो सोल्यूशन से इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास अनुभव मौजूद है, हम उस दिशा में मतलब वो एक दिशा बता सकते हैं कि भाई अपने को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो जब तक हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें ये नॉलेज में नहीं होगा, तो तब तक वो अपने स्तर पे जो काम कर रही है उसका यहाँ फील्ड पे या धरातल पे कोई असर नहीं दिख रहा है मुझे। तो वो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बात पे हम अब कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिला है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद बनवारीलाल जी। बहुत खुशी हुई है मुझे कि आप लोगों ने मुझे भागीदारी दी है, आपने मुझे भागीदार बनाया है इस काम के लिए। तो मैं मेरे खुद को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसको सीरियसली लिया है, इस विचार करने के लिए उन्होंने अपने आप को मजबूर किया है कि इस पे कुछ चिंतन होना चाहिए, इस पे कुछ विचार होना चाहिए, और इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया है। इसके लिए मैं आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आगे भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब मुझे आपको और मेरी आपकी टीम को या कि और संस्थान को मेरी जरूरत होगी, या मेरे से कोई सुझाव या सजेशन आप लेना चाहेंगे, तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपको इस मेरी सुझाव और मेरी जो काम करने की जो इच्छा है वो मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद बनवारीलाल जी। Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com/NRI Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show, and you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter and Google+.